एक शाम दफ्तर से घर लौटकर सधन बाबू ने देखा कि उनके कमरे के फर्श पर एक पतले से पेड़ की बड़ी भारी डाल पड़ी है। सधन बाबू चिड़चिड़े स्वभाव के आदमी है। घर में जो थोड़ा बहुत सामान है, खाट, अलमारी, आलना, सुराही रखने की मेज, उस पर धूल देखकर उन्हें चिढ़ होने लगती है। बिस्तर की चादर, तकिए का गिलाफ, हर चीज एकदम साफ चकाचक होनी चाहिए। इससे धोबी का खर्च तो बढ़ता ही है, लेकिन साधन बाबू को उसकी पर लेकिन साधन बाबू को उसकी परवाह नहीं। आज घर में घुसते ही फर्श पर पड़ी पेड़ की डाल देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। पहुंचा! मालिक की पुकार सुनकर नौकर पहुंचा हाजिर हुआ। बुला रहे थे बाबू? क्यों, तुम्हें कोई शक है? नहीं बाबू, नहीं। शक काहे होगा? फर्श पर पेड़ की ये डाल कैसे पड़ी है? ये तो मालूम नहीं बाबू, कौवा और चिड़ियों ने लाकर डाली होगी। कौवा चिड़िया क्यों डालेंगे? कौवा चिड़िया घोंसला बनाने के लिए डाल लाएंगे। वे फर्श पर डाल क्यों डालेंगे? झाड़ू देते समय इसे देखा नहीं या आज तूने झाड़ू ही नहीं लगाई? झाड़ू तो मैं रोज लगाता हूँ बाबू। जिस समय झाड़ू लगाई थी उस समय डाल यहाँ नहीं थी। सच कह रहे हो? हाँ बाबू, ताज्जुब की बात है। अगले दिन सुबह दफ्तर जाने से कुछ पहले उन्होंने एक चिड़िया को खिड़की पर बैठते देखा। साधन बाबू को लगा कि चिड़िया यहाँ घोंसला बनाने की जगह देख रही है, लेकिन बनाएगी कहाँ? घर में जगह ही कहाँ है? रोशनदान में बनाएगी क्या? यही होगा। इतनी बड़ी 3 मंजिला फ्लैट वाली इमारत में चिड़िया उनके ही फ्लैट में घोंसला क्यों बनाना चाहती है? इतनी सी बात से साधन बाबू परेशान थे। उनके घर में ऐसा क्या है जो चिड़िया को आकर्षित कर रहा है? बहुत देर सोचने के बाद साधन बाबू को शक हुआ कि ये जो नया आयुर्वेदिक तेल उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया है, शायद उसकी तेज गंध पाकर ही चिड़ियों ने यहाँ आना शुरू किया है। दूसरी मंजिल वाली नीलमणि बाबू का कहना है कि ये तेल खुश्की की महाऔषधि है। वे बड़े शौकीन आदमी हैं। उन्होंने इस तेल का इतना गुणगान शायद इसीलिए किया हो। वह साधन बाबू के घर को चिड़ियाघर बनाना चाहते हो सकता है ये नीलमणि बाबू की ही शैतानी हो। असल में 17/2 मिर्जापुर स्ट्रीट की इस फ्लैट वाली इमारत में साधन बाबू के शक के बारे में सब जानते थे। उनके पीछे उनका मजाक भी उड़ाया करते थे। आज अपने मन में कौन कौन सी शंकाओं को जन्म लिया? आज आपके मन में कौन कौन सी शंकाओं ने जन्म लिया? साधन बाबू से ये प्रश्न शाम को लोग अक्सर किया करते। सिर्फ प्रश्न ही पूछकर नहीं रह जाते, बल्कि और भी कई तरह से लोग उनकी शराफत का नाजायज फायदा उठाया करते। पहली मंजिल के नवेंदु चटर्जी के घर में शाम को अक्सर ताश चौकड़ी जमा होती। उस दिन जाते ही नवेंदु बाबू ने उन्हें एक मुड़ा तुड़ा उस दिन जाते ही नवेंदु बाबू ने उन्हें एक मुड़ा तुड़ा कागज दिखाकर कहा, जरा इसे देखिए। इसे देखकर आपको कोई शक तो नहीं हो रहा? कोई खिड़की से फेंक गया है ये कागज? असल में वो कागज नवेंदु की बेटी मिनी की गणित की कॉपी का एक फटा हुआ पन्ना था। साधन बाबू कागज खोलकर कुछ देर देखते रहे, फिर बोले, इसमें तो संख्याएं लिखी है, कोई सांकेतिक भाषा लगती है। नवेंदु बाबू चुपचाप साधन बाबू की ओर देखते रहे। लेकिन इसका तो अर्थ लगाना चाहिए, साधन बाबू ने कहा। मान लीजिए किसी ने कोई धमकी दी हो तब? सांकेतिक भाषा का अर्थ नहीं लगाया जा सका, लेकिन ये तो कोई खास बात नहीं थी। असल बात ये समझने की है कि साधन बाबू किस किस तरह की शंकाएं कर सकते थे। उनकी कल्पना कहाँ कहाँ दौड़ सकती थी। साधन बाबू का विश्वास है कि पूरा कलकत्ता शहर ठगों, फंदीबाजों, जुआखोरों और गपबाजों का डिपो है। किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता, किसी का विश्वास करने पर काम नहीं चल सकता। ऐसे स्थिति में केवल शक के सहारे आदमी जी सकता है। शक के सहारे टटोल टटोल कर जिंदगी बिताई जा सकती है। एक शाम दफ्तर से लौटने पर इन्हीं साधन बाबू को अपनी मेज पर एक बड़ा भारी पैकेट दिखा। पहले तो उन्हें शक हुआ कि किसी और का पैकेट गलती से यहाँ पहुँच गया है। ऐसा पैकेट उन्हें कौन भेजेगा? उन्हें तो ऐसा कोई पैकेट मिलने की आशा नहीं थी। पास जाकर देखा पैकेट पर उनका नाम नहीं है। तब तो उनका शक और पक्का हो गया।
इसे कौन रख गया है? नौकर पौचा को बुलाकर उन्होंने जानना चाहा। जी, आज दोपहर में एक आदमी धनंजय को दे गया। आपका नाम पूछकर आपके लिए दे गया। धनंजय पहली मंजिल के पोड़शी बाबू का नौकर है। इसमें क्या है? किसने भेजा, कुछ बताया? जी, कुछ नहीं बताया। पूछो। कंधे पर रखी चादर आलने में डालकर साधन बाबू खाट पर बैठ गए। पैकेट काफी बड़ा है, 5 नंबर का फुटबॉल चला जाए इसके भीतर। लेकिन किसने भेजा, इसे जानने का कोई तरीका नहीं। साधन बाबू खाट से उठकर मेज के पास तक गए और पैकेट हाथ में उठाकर वजन का अनुमान लगाने लगे। खूब भारी है, कम से कम 5 किलो का तो होगा ही। साधन बाबू सोचने लगे, पिछली बार कब उन्हें इस तरह का पैकेट मिला था। हाँ, याद आ गया। खड़दा में उनकी एक मौसी रहती थी। 3 एक साल पहले उन्होंने आम पापड़ भेजा था। उसके 6 महीने बाद ही वे स्वर्ग से धार गई। अब साधन बाबू का कोई आत्मीय स्वजन नहीं है। पार्सल की तो बात ही दूर, 3 एक महीने में चिट्ठियां भी उनके पास एक दो ही आती है। इस पैकेट के साथ कम से कम एक चिट्ठी तो होनी ही चाहिए थी, लेकिन चिट्ठी तक नहीं थी। हो सकता है रही हो, धनंजय की असावधानी से चिट्ठी खो गई हो। साधन बाबू को शक होने लगा। धनंजय से कम एक बार तो पूछ लेना चाहिए, बुलाकर पूछना ठीक नहीं। ये सोचकर साधन बाबू खुद ही नीचे चले गए। धनंजय आंगन में बैठा ईमान दस्ते से कुछ कूट रहा था। साधन बाबू की पुकार सुनकर दौड़ा आया। सुनो, आज तुम्हें कोई पार्सल दे गया मेरे लिए? जी हाँ, चिट्ठी भी थी। नहीं तो, कहाँ से आया था, कुछ बताया? मदन ऐसा ही कोई नाम बता रहा था। मदन? हाँ, यही तो बता रहा था। मदन नाम के किसी व्यक्ति से साधन बाबू का कोई परिचय नहीं है। उन्हें याद नहीं आ रहा उस आदमी ने क्या कहा, कौन जाने। धनंजय महामूर्ख है, इसमें तो साधन बाबू को कोई शक नहीं। चिट्ठी पत्री कागज वागज कुछ नहीं दे गया। चिट्ठी पत्री कागज वागज कुछ नहीं दे गया। एक कागज था, उस पर बाबू ने दस्तखत कर दिए। किसने? पोड़शी बाबू ने। लेकिन पोड़शी बाबू से पूछने पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक छोटे से कागज पर पोड़शी बाबू ने साधन बाबू की तरफ से दस्तखत कर दिए, लेकिन वो कहाँ से आया, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। साधन बाबू अपने कमरे में लौट आए। कार्तिक का महीना था। इस महीने में काफी जाड़ा पड़ता है। काली पूजा आने वाली है, उसी की तैयारियां चल रही है। बीच बीच में बम फटने और पटाखे फूटने की आवाजें आ रही है। पड़ोस में ही एक बम फटा और साधन बाबू के दिमाग में बिजली की तरह एक ख्याल कौंध गया। इस पैकेट में कहीं टाइम बम तो नहीं है? कहीं ये यहीं फटकर मेरी जीवन लीला समाप्त ना कर दे। हाल ही में इस तरह के टाइम बम की खबरें बहुत सुनी है, समूचे विश्व के आतंकवादियों का सबसे बड़ा अस्त्र। लेकिन उन्हें बम कौन भेजेगा, क्यों भेजेगा? प्रश्न मन में आते ही साधन बाबू को जवाब सूझने लगे। व्यापारी है, इसलिए उनके दुश्मनों की तो कोई कमी नहीं होगी। ठेका लेने के लिए खुशामद उन्हें भी करनी पड़ती है, उनके प्रतिद्वंदियों को भी करनी पड़ती है। जिस ठेके को लेने के लिए दूसरे व्यापारी जी जान लगा देते हैं, अगर वो ठेका उन्हें मिल जाता है तो वे सब उनके दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसा तो हमेशा होता ही रहता है। पहुंचा, पुकारते ही उन्हें समझ आ गया कि उनके गले से साफ आवाज नहीं निकल पा रही। गला सूख कर लकड़ी हो गया है। लेकिन पहुंचा फिर भी हाजिर हुआ। बाबू बुला रहे थे? हाँ, लेकिन इससे कुछ कहना ठीक होगा क्या? साधन बाबू ने सोचा था कि पौचा को बुलाकर कहेंगे कि पार्सल कान के पास ले जाकर देखो। टाइम बम में कलपुर्जे लगे होते हैं, इसी कारण टिक टिक सुनाई पड़ती है। यही टिक टिक की आवाज पूर्व निर्धारित समय पर प्रचंड विस्फोट करके शांत हो जाती है। पौचा जब कान से लगाए, तभी अगर साधन बाबू और अधिक नहीं सोच सके। पौचा अपने बाबू के इंतजार में खड़ा खड़ा बाबू की ओर देख रहा था। साधन बाबू को कहना ही पड़ा कि उन्होंने भूल से बुला लिया, उन्हें कोई काम नहीं है। साधन बाबू को कहना ही पड़ा कि उन्होंने भूल से बुला लिया, उन्हें कोई काम नहीं है। ये रात साधन बाबू कभी नहीं भूल पाएंगे। बीमारी आरामी में नींद ना आना तो कोई बड़ी बात नहीं,
लेकिन आज की ये रात साधन बाबू ने भयंकर आतंक में बिताई। इतनी सर्दी में भी वे पसीने से तरबतर हो रहे थे। लेकिन सवेरे तक भी जब लेकिन सवेरे तक भी जब बम फटा नहीं, तब साधन बाबू कुछ आश्वस्त हुए। साधन बाबू ने निश्चय किया कि आज शाम को ही पैकेट खोलकर देखेंगे इसमें क्या है। उनको लगने लगा कि उनका शक बेकार है। लेकिन शाम को एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण वे पैकेट नहीं खोल सके। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पूरा अखबार पढ़े बगैर चैन नहीं मिलता। साधन बाबू ऐसा नहीं करते। पहले और बीच के पन्ने पर वे एक नजर डाल लेते हैं। बस इतना ही काफी होता है। इसलिए उत्तर कलकत्ता के एक खून की खबर उन्होंने नहीं पढ़ी थी। दफ्तर से लौटकर उन्हें पता लगा कि पहली मंजिल के नवेंदु चटर्जी के घर काफी भीड़ इकट्ठा है। कारण पूछने पर उन्हें घटना का पता लगा। पटुआ टोला लेन में खून हो गया। जिस व्यक्ति की हत्या की गई थी उसका नाम था शिवदास मल्लिक। जिस व्यक्ति की हत्या की गई थी उसका नाम था शिवदास मल्लिक। बात सुनते ही साधन बाबू की सुप्त स्मृति एकाएक जाग उठी। एक मल्लिक को तो वो भी खूब अच्छी तरह से जानते थे। उसका नाम क्या शिवदास था? हो भी सकता है। साधन बाबू तब उसी पटुआ टोला लेन में रहते थे। मल्लिक उनका प्रतिद्वंदी था। रोज शाम मल्लिक के घर ताश चौकड़ी जमा होती। मालूम नहीं क्यों, लेकिन मल्लिक को सब मल्लिक सरकार ही बुलाया करते थे। और भी दो लोग ताश खेला करते, सुखेन दत्त और मधुसूदन। मधुसूदन जैसा भयंकर व्यक्ति साधन बाबू को फिर कभी नहीं मिला। ताश के पत्ते बदलने में, जुआ चोरी में एकदम पक्का। साधन बाबू को शुरू से ही शक था। एक दिन जब नहीं रह गया तब साधन बाबू ने कहा एक दिन जब नहीं रहा गया तब साधन बाबू ने कह ही डाला। इस पर मधुसूदन ने विकराल रूप धारण कर लिया। जेब से चाकू निकाल लिया। तभी साधन बाबू को पता लगा कि उसकी जेब में हमेशा चाकू रहता है। उस दिन तो उन्हें मल्लिक और सुखेन दत्त ने बचा लिया। व्यापार जब ठीक चलने लगा तब पटुआ टोला लेन की कोठरी छोड़कर साधन बाबू मिर्जापुर स्ट्रीट के इस फ्लैट में चले आए। और तब से मल्लिक एंड कंपनी से उनका संबंध नहीं रहा। संबंध तो बिछुड़ गया, लेकिन ताश का नशा और अपना शक्की स्वभाव साधन बाबू नहीं बदल पाए थे। फिर भी दूसरी बातों में उनमें बहुत बदलाव आ गया था। पोशाक पहनने के तौर तरीके, बीड़ी पीना छोड़कर विल सिगरेट पीने लगे थे। और नीलाधर की दुकान से अक्सर सजावटी चीजें लाकर घर में सजाया करते। पेंटिंग, फूलदानी, एस्ट्रे, ये सब पिछले 5-7 सालों की बात है। यदि इस हत्या की खबर उसी मल्लिक की हत्या की खबर है, तब तो खूनी मधुसूदन ही होगा। इसमें कोई संदेह नहीं। खून कैसे हुआ? साधन बाबू ने पूछा। निशंस नवेंदु चटर्जी बोले। लाश की शिनाख्त तक नहीं हो पा रही है। पॉकेट में एक डायरी थी, उसी से नाम पता लगा। क्यों? क्यों शिनाख्त क्यों नहीं हो पा रही थी? धड़ था, सिर नहीं। शिनाख्त कैसे होती? सिर सिर नहीं मतलब? सिर काटकर फेंक दिया था। दोनों हाथ सिर के पास लाकर सिर झुकाकर नवेंदु चटर्जी ने सिर काटकर फेंकने का अभिनय कर दिखाया। अभी तो यही पता नहीं लगा कि खूनी ने सिर कहाँ छुपाया है। खून किसने किया पता लगा? इसी मल्लिक के घर पर ताश खेलने वाले जमा होते थे। उनमें से ही किसी एक पर पुलिस को शक है। सीढ़ियों से चढ़कर तीसरी मंजिल तक आते आते साधन बाबू को लगा कि उनका सिर भन्न सीढ़ियों से चढ़कर तीसरी मंजिल तक आते आते साधन बाबू को लगा कि उनका सिर भन्ना रहा है। उस दिन की घटना उनकी आंखों के आगे तैर गई। जिस दिन उन्होंने मधु पर जू जिस दिन उन्होंने मधुसूदन पर जुआ चोरी का आरोप लगाया था, उस दिन चाकू लग नहीं पाया। वो किसी तरह बच गए। लेकिन उन्हें अच्छी तरह याद है कि मधु उन्हें अग्नेय दृष्टि से देख रहा था। और याद है मधु की एक बात, तुम मुझे पहचानते नहीं साधन। आज बच गए, लेकिन इसका बदला मैं जरूर लूंगा। आज भी ले सकता हूँ, 10 साल बाद भी। खून को पानी बना देने वाली फटकार। साधन बाबू ने सोचा था पटुआ टोला लेन से निकलकर बच गए। लेकिन अगर ये पैकेट मधु ने दे लेकिन अगर ये पैकेट मधु दे गया है तो मदन। धनंजय ने बताया था मदन। धनंजय ने बताया था मदन। धनंजय कम सुनता है, इसमें तो कोई शक नहीं। और फिर
मधु और मदन में भी कोई खास फर्क नहीं है। बिल्कुल नहीं। मधु या मधु का कोई आदमी ये पार्सल रख गया होगा और दस्तखत करवा ले गया। इस पैकेट के भीतर शिवदास मलिक का सिर है। सीढ़ियों से कमरे के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते साधन बाबू के मन में ये बात जम गई। दरवाजे के पास से ही नजर आ रहा है, मेज पर फूलदान के पास पैकेट रखा है। पैकेट के वजन और आयतन से ही उसके भीतर रखी चीज का अनुमान लगाया जा सकता है। पहुंचा ने देखा कि बाबू दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गए। वो ये देखकर कुछ चकित सा हुआ। साधन बाबू ने अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी बेचैनी छुपाने की कोशिश की और नौकर से चाय लाने को कहा। सुन, आज कोई आया था? आज कोई मुझसे मिलने आया था? नहीं तो कोई नहीं आया। साधन बाबू सोच रहे थे कि इस बीच पुलिस आकर पूछताछ कर गई होगी। उनके कमरे से जब मृत व्यक्ति का सिर बरामद होगा तब क्या होगा, सोचकर ही पसीना आ गया। गरम गरम चाय पीकर वे कुछ आश्वस्त हुए। इसमें टाइम बम तो नहीं इसमें टाइम बम तो नहीं ही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर इस पैकेट के खातिर उन्हें सारी रात जागना पड़ा तब वो निश्चय ही पागल हो जाएंगे। नींद की गोली लेने से उन्हें नींद तो आ गई, लेकिन बुरे बुरे सपने आते रहे। एक बार देखा सिरविहीन मल एक बार देखा मल्लिक का सिर उनसे आकर कह गया, दादा, इस पैकेट में प्राण आ गए हैं, दया कर मुझे मुक्ति दीजिए। नींद की गोलियां हमेशा ही खाते हैं, इसलिए असर नहीं हुआ और सुबह 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उनकी नींद खुल गई। एक बात सूझ गई, सिर उनके पास पहुंचाया गया है, इसे कहीं और फेंक आने में कोई नुकसान नहीं। अगर सिर फेंक आए तो वे निश्चिंत हो जाएंगे अगर सिर फेंक आए तो वे निश्चिंत हो जाएंगे। सुबह ही पैकेट को एक झोले में रखकर साधन बाबू बाहर निकल पड़े। पैकिंग की तारीफ करनी ही पड़ेगी। भीतर तो खून चूहा ही होगा, लेकिन बाहर कोई धब्बा नहीं। बस में कालीघाट पहुंचने में 25 मिनट लगे। पैदल चलकर आधी गंगा के तट पर पहुंचकर एकांत स्थान देखकर हाथ का पैकेट नदी में फेंक दिया। पैकेट डूब गया। साधन बाबू निश्चिंत हो गए। घर लौटने में 35 मिनट लगे। जिस समय साधन बाबू पिछवाड़े से घर के भीतर जा रहे थे, उस समय पोड़शी बाबू की दीवार घड़ी 7 बजा रही थी और उस घड़ी की टिन टिन सुनकर साधन बाबू की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्हें एक बात याद आई। कुछ दिनों से लग रहा था कि कुछ भूल रहे हैं। 50 के बाद ऐसा ही होता है। नीलमणि बाबू को जब ये बताया तब उन्होंने नियमित रूप से ब्राह्मी शाक खाने का सुझाव दिया था। आज आधा घंटा पहले ही साधन बाबू को निकलना पड़ा। जाते समय रास्ते में एक काम जो करना था। रसल स्ट्रीट पर मॉडर्न एक्सचेंज में घुसते ही दुकान के मालिक तुलसी बाबू ने आगे बढ़कर मुस्कुराकर साधन बाबू का स्वागत किया। टेबल क्लॉक चल तो रही है? आपने भेजी थी? वाह, मैंने तो कहा ही था कि भेज दूंगा। आपको मिली नहीं क्या? अब इसका मतलब क्या, वो अब आप 50 रुपए पहले ही दे गए थे, आपको इतनी पसंद आई थी। फिर आप पुराने खरीदार हैं, कहकर भेजूंगा नहीं। ठीक है, ठीक है। देखिएगा, बिल्कुल ठीक समय देगी। नामी कंपनी है। चीज पानी के दाम मिली है आपको। बड़े भाग्यशाली हैं। तुलसी बाबू दूसरे खरीदार की तरफ मुखातिब हुए। तब साधन बाबू दुकान से बाहर निकल आए। पानी के दाम की चीज पानी में गई। मधु ने अच्छा बदला लिया, इसमें कोई शक नहीं। और धनंजय ने मॉडर्न को मदन सुना, इसमें अब कोई शक है क्या?